जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। यह जो है प्रैक्टिस सेट यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा 2018 जुलाई में हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट है। तो आने वाले सभी परीक्षाएं बीपीएससी टीआरई 4 हुआ, स्टेट सीटेट नेट, सभी परीक्षाओं में यह जो है वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यह संगीत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है। ठीक है जी, किस राग की जाति वक्र संपूर्ण राग है। तो इसका जो है पहला का उत्तर हो जाएगा आपका गौड़ सारंग। ठीक है जी, गौड़ सारंग के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है गौड़ सारंग राग वक्र संपूर्ण जाति का राग है। गौड़ सारंग कल्याण थाट से उत्पन्न है। इसमें मध्यम तीव्र लगेगा और वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर दैवत है, न्यास के स्वर है इसमें षडज गंधार पंचम। गायन इसका मध्याह्न में होता है और इस राग में पंचम और ऋषभ की संगति अधिक होती है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, मप, देखिए म तीव्र है, मप ध निध प गम रेशा। तो दैवत निषाद और ऋषभ इसमें कोमल लग रहा है, मध्यम तीव्र लग रहा है। तो यह स्वरावली किस राग को दर्शाती है। तो राग बताइए, राग रामकली हो गया। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए आप। यह स्वरावली जो है राग रामकली को दर्शा रही है और रामकली जो है भैरव थाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति साडो संपूर्ण है। ठीक है जी, इसका वादी स्वर पंचम है और संवादी स्वर षडज है। ठीक है जी, और सा प इसके न्यास का स्वर षडज और पंचम है। गायन समय दिन का प्रथम पहर है। सम प्रकृति राग इसका राग भैरव है। यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण का है। तो कथन कारण पढ़ लीजिए। कथन इसमें लिखा जा रहा है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है। तो कारण इसका दिया है, किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच कुछ भाग छोड़ भी सकता है। तो कथन और कारण में बताइए दोनों, देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका बी हो रहा है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 4 नंबर सवाल है इसमें, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है। तो देखिए अवयव इसमें पढ़िए, विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, और ये है अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन शोध सारांश हेतु आवश्यक है। तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए बी और ई। ए बी और ई देख लीजिए, ए बी और ई कौन है। तो ए बी, यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी और यहाँ पे ई दिया है। ठीक है, ई दिया है, तो ए बी और ई पढ़ लीजिए। इसका डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, डिटेल में लिखा है विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। तो ये सभी सही है। ठीक है जी, तो सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर पूछ रहा है। 5 नंबर इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है जी, तो मिलान करना है। तो देखिए आप 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 मतलब यहाँ से 1 का 2 हो गया, और उसके बाद आपका हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो गया, बी का 1, उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और इसका डी का 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आप देखिए सूची में मिलाइए। काफ़ी जो है, आप काफ़ी थाट में जानते हैं गंधार कोमल लगता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा गंधार वाला। और फिर खमाज में आपको निषाद कोमल लगता है, तो यहाँ पे देखिए निषाद कोमल लग रहा है। तो और यहाँ देखिए अड़ाना, अड़ाना जो है
इसमें निषाद निषाद कोमल लगता है अडाना में, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 नंबर इसका हो गया अडाना का। और बहार देखिए, बहार का 3 नंबर हो गया। निषाद इसमें भी कोमल लगता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा, और आपका सी सी अडाना का हो जाएगा 4 नंबर, और बाहर का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है जी। तो इसका देखिए हम, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, देख लीजिए यहाँ पे। इसका सही उत्तर आप कर लीजिए ए, मिलान कर लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, 6 नंबर पूछ रहा है, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? तो 6 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यकाल में, ठीक है। तो देखिए इसका डिटेल, मध्यकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मध्यकाल इसका सही उत्तर हो गया। पढ़ लीजिए डिटेल। मेल राग वर्गीकरण मध्यकाल युग में माना जाता है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिणी संगीत पद्धति की उपज है। विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। थाट शब्द का उपयोग तंत्री वाद्यों के लिए ही है। मध्यकाल में सामान्य रूप से शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल माने तथा 50 रागों का वर्गीकरण किया, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 7 नंबर सवाल है, अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को क्या कहते हैं? तो साधारणीकृता, ठीक है जी, साधारणीकृता। आप यहाँ पे डिटेल पढ़िए इसका, साधारणीकृता डिटेल पढ़िए, इसको हम पढ़ रहे हैं। अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को साधारणीकृता कहते हैं। भरत मुनि ने 2 विकृत स्वर माने, अंतर्गंधार काकली निषाद, ठीक है जी। तो ये 2 विकृत माने थे। इसके अतिरिक्त भरत ने सारना का वर्गीकरण किया। 2 ग्राम 14 मूर्छनाएं तथा 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया है। महर्षि भरत ने किया। भरत ने 4 गीतियां रस, ठीक है, तथा चित्रा, मत, कोकिला आदि बीड़ाओं का वर्णन किया है। वृंदावन के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग भी भरत ने किया, ठीक है जी। वृंदावन नहीं, वृंदवादन, वृंदवादन के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग भरत ने किया था, ठीक है जी, वृंदवादन। अगला सवाल देख लीजिए, 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे मेल के समानार्थी शब्दों को इंगित कीजिए। मेल मतलब थाट, देखिए तो मेल का हो जाएगा थाट, आपका क्या हो जाएगा जी? डी। आंसर क्या हो जाएगा जिसका? डी। डी में क्या लिखा है? तो डी में आपका लिखा है ए, इसको भी थाट कहते हैं, संस्थान, मुकाम, और फिर आपका जो है ए बी सी, ये सभी जो है मेल के शब्द हैं। मेल के पर्यायवाची शब्द हैं आपको ठाट, मुकाम, संस्थान और थाट, ठीक है जी। ये ठाट आपको सितार में मिलेगा, ठीक है जी। ये देखिए पढ़ लीजिए आप डिटेल यहाँ पे। मेल के समानार्थ शब्द क्या क्या है? तो ठाट है, संस्थान है, मुकाम है, थाट है। थाट का अर्थ होता है एक जगह राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। पंडित भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को व्यवस्थित किया। 32 थाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 थाट में 10 थाट ही मुख्य माने गए हैं। आप जानते हैं बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, अशावरी, भैरवी, कल्याण, मारवा, पूर्वी, और उसके बाद एक है तोड़ी, ठीक है जी। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ठीक है जी। ऋषभ और पंचम संवाद प्राप्त नहीं होता है, ठीक है जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पढ़ लीजिए इसका डिटेल, इसका डिटेल लिखे, देखिए डिटेल लिखा है, डिटेल इसका लिख रहा है यहाँ पे, भरत के षडज ग्राम से ऋषभ पंचम स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता। षडज ग्राम से, षडज ग्राम में सप्त स्वर क्रमशः 4, 3,
2 4 4 3 2 श्रुतियों के होते हैं। ठीक है, इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी ग्राम में आते हैं। बीड़ा के तार पर षड्ज ग्राम की स्वरावली प्राप्त करने के लिए 3 स्वर संवादों की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। ये स्वर संवाद कौन कौन है? तो षड्ज पंचम, पंचम मध्यम तथा षड्ज अंतर गंधार। ठीक है जी, षड्ज अंतर गंधार। देखिए षड्ज ग्राम के लिए एक बीड़ा लेनी पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से थाट राग जोड़ी सही नहीं है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा आपका जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पे तो 10 नंबर का सही उत्तर बताइए। आप यहाँ पे इसका जोड़ी सही नहीं है, 10 नंबर का सही उत्तर बताइए। 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका दरबारी। दरबारी जो होता है, दरबारी कान्हड़ा असावरी थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है, असावरी थाट से उत्पन्न है दरबारी कान्हड़ा। देखिए ये गलत है, जबकि नायकी कान्हड़ा काफी थाट से उत्पन्न है और सुहा कान्हड़ा काफी थाट से उत्पन्न है, सुगराई कान्हड़ा काफी थाट से उत्पन्न है, लेकिन दरबारी कान्हड़ा जो है असावरी थाट से। देखिए दरबारी कान्हड़ा काफी थाट का जोड़ी सही नहीं है। दरबारी कान्हड़ा असावरी थाट से उत्पन्न होता है, जिसमें गंधार, दैवत और निषाद कोमल लगता है। ठीक है, जाति वक्र संपूर्ण है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है, न्यास के स्वर है षडज, ऋषभ और पंचम। ठीक है जी, गायन समय इसका मध्य रात्रि होता है। संप्रकृति राग है अड़ाना। इस राग में ग अति कोमल प्रयोग होता है। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कल्याण मेलजन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरोह, अवरोह। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़िए आप। अवरोह यहाँ लिखा है, लिखा है कल्याण मेलजन्य, कल्याण मेलजन्य मतलब कल्याण थाट से जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे 12 नंबर पूछा जा रहा है। 12 नंबर सवाल है, भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता? वादी के रूप में दिखाई नहीं देता, बता दीजिए। तो कौन सा स्वर हो जाएगा आप बताइए? तो निषाद। ठीक है जी, निषाद। देखिए यहाँ पे डिटेल पढ़िए आप, डिटेल यहाँ पे पढ़िए, डिटेल लिख रहा है। भातखंडे के अनुसार निषाद को वर्तमान समय में वादी स्वर नहीं माना जाता। ठीक है जी, वादी स्वर नहीं माना जाता। ठीक है, वादी स्वर नहीं माना जाता। वादी स्वर के नाते षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम स्वर का प्रयोग किया जाता है। निषाद किसी भी राग का वादी स्वर नहीं होता, परंतु संवादी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है जी, यमन, राग यमन में आप देख सकते हैं। देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में, बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थाय भंजन अलाप्ति। ठीक है जी, अस्थाय, अस्थाय भंजन अलाप्ति। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा जी? डी। इसका डिटेल पढ़िए। बंदिश की पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को अस्थाय भंजनी अलाप्ति कहते हैं। अस्थाय में षड्ज का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। अस्थाय का आलाप मध्य, मद्र सप्तक की तरफ होता है। ठीक है, द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूहों के उच्चारण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, बताइए। 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम स्व स्थान। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल लिखा है। द्वयर्ध्व के पूर्व के स्वरों में प्रथम स्व स्थान स्वर समूहों का उच्चारण होता है। स्व स्थान नियम क्या है? तो आलाप गायन के अंतर्गत प्राचीन समय के कुछ नियम निश्चित किए गए थे। इन नियमों को स्वस्थान नियम कहते हैं। स्वस्थान नियमों के अंतर्गत संपूर्ण राग क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था।
संगीत रत्नाकर के अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी अंश स्वर को अस्थाई स्वर भी कहा जाता है। अस्थाई स्वर से चौथे स्वर कहलाता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल क्या लिख रहा है? 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है केदार कामोद छायानट के अंतरे में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पपसा सारेसा। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए। डिटेल इसमें लिखा जा रहा है, देखिए डिटेल इसमें लिखा जा रहा है, केदार कामोद छायानट के अंतरे में पप सा सारेसा की स्वरावली समान रूप से प्रयोग की जाती है। केदार देखिए कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति आडो साडो है, वादी पंचम है, सॉरी मध्यम है, और संवादी षडज है। न्यास के स्वर है सा षडज मध्यम पंचम। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। ठीक है, वहीं इसका संप्रकृति राग कामोद है। देखिए छायानट राग के बारे में कहें तो कल्याण थाट का राग है, जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है, और पंचम इसकी वादी है, संवादी ऋषभ है, और न्यास के स्वर है पंचम ऋषभ षडज। ठीक है जी, संप्रकृति राग इसका कामोद है, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। वहीं कामोद के बारे में बात करें तो कामोद के बारे में आपको कल्याण थाट से उत्पन्न है, कामोद कल्याण थाट से उत्पन्न है, और जाति इसका वक्र संपूर्ण है, वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ है, न्यास के स्वर हैं षडज ऋषभ और पंचम। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है, संप्रकृति राग हमीर है। तो देखिए इस व्याख्या से आपके एक व्याख्या में लगभग 10 से 15 प्रश्न बन गए। छायानट में आपसे पूछा जाए कि न्यास के स्वर क्या हैं, तो आपको यहाँ से मिल रहा है कि पंचम ऋषभ और षडज हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए समय लग रहा है लेकिन व्याख्या हो रहा है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए 16 नंबर सवाल, पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिताल के समान। ठीक है जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिताल। त्रिताल, इसका डिटेल पढ़िए आप। डिटेल लिख रहा है पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल जो है हिंदुस्तानी त्रिताल के समान है। ठीक है, प्रत्येक बार में जब चार चार स्वर होते हैं तो उसे क्वाड्रपल कहा जाता है। ठीक है जी, और त्रिताल में भी उसी तरह चार चार मात्राएं होती हैं। देखिए 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 17 नंबर सवाल इसमें आपसे पूछा गया है। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ग्वालियर घराने से बालकृष्ण बुआ जी हैं, दिल्ली घराने से रोशन बेगम आरा, ये गलत है। जयपुर घराने से मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, आगरा घराने से बिलायत हुसैन है। डिटेल इसका पढ़िए। डिटेल इसका लिखा जा रहा है, रोशन आरा बेगम दिल्ली घराने से नहीं है। तो रोशन बेगम आरा जो है किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना का अन्य कलाकार कौन कौन है? तो उस्ताद अब्दुल करीम खान है, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली, उस्ताद अमीर खां, हीराबाई भडोदकर, पंडित भीमसेन जोशी, सभी किराना घराने से हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए 18 नंबर है, हिंदुस्तानी संगीत में काफी थाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? कितने रागांगों के अंतर्गत? तो आप 18 नंबर का सही उत्तर है। 18 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 5। 5 रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। डिटेल इसका पढ़िए। डिटेल इसका पढ़िए आप, यहाँ लिखा है हिंदुस्तानी, लिख रहा है हिंदुस्तानी संगीत में काफ़ी थाट जन्य रागों को 5 रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। रागांग राग वर्गीकरण के जनक नारायण मोरेश्वर हैं। ठीक है जी, नारायण मोरेश्वर खरे को माना जाता है। रागांग का अर्थ होता है ऐसा स्वर समूह जो किसी राग को विशेषता प्रदान करता है। रागांग की संख्या 30 मानी गई है। ठीक है जी, रागांग की संख्या 30 मानी गई है। अगला सवाल देख लीजिए, 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में तोड़ी थाट जन्य राग कौन कौन है?
तो आप देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का सही उत्तर बताइए। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो डी में क्या क्या दिया है, तो डी में देख लीजिए आप, डी में दिया है बी। डी में बी और सी ये तोड़ी थाट से उत्पन्न है, और ये भोपाल तोड़ी जो है तोड़ी थाट से उत्पन्न नहीं है, बिलासखानी तोड़ी भी तोड़ी थाट से उत्पन्न नहीं है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। केवल बी और सी तोड़ी थाट से उत्पन्न है। तोड़ी थाट में आपको ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल लगता है, ठीक है, तोड़ी थाट में। डिटेल पढ़िए। डिटेल यहाँ पे लिखा गया है मियाँ की तोड़ी। देखिए मियाँ की तोड़ी और गुर्जरी तोड़ी दोनों राग तोड़ी थाट का राग है। मियाँ की तोड़ी, देखिए गुर्जरी तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी तोड़ी थाट का राग है। जाति साडव साडव, वादी कोमल धैवत है, और संवादी ऋषभ है, ठीक है जी। आरोह तथा अवरोह में पंचम वर्जित होता है। न्यास के स्वर हैं धैवत और ऋषभ, ठीक है जी। समय इसका दिन का दूसरा पहर गायन होता है, और राग इसका संप्रकृति राग है तोड़ी, ठीक है जी। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल पूछ रहा है अपार अस्थायी संचार से अभिप्राय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का, बताइए 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 20 का सही उत्तर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा गायन का गुण, गायक का गुण। अपार अस्थायी संचार का मतलब होता है गायक का गुण, ठीक है जी। इसका देखिए 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट से है। तो बिलावल थाट से आपको बिहाग, बिहाग राग बिलावल थाट से है। केदार जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। और रामकली आपको बताना है, रामकली किस थाट से उत्पन्न होता है बताइए, भैरवी थाट से या किससे, बताइए, आपको बताना है। तो ये आपको बिलावल पूछ रहा है, तो बिहाग राग हो जाएगा। देखिए लिख रहा है यहाँ पे बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी आडो संपूर्ण है। वादी गंधार है, संवादी निषाद है। न्यास के स्वर हैं इसके गंधार पंचम और निषाद। गायन समय इसका रात्रि का दूसरा पहर होता है, ठीक है, बिहाग का। अगला सवाल देख लीजिए, 22 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी थी। तो 21, ठीक है जी, 21, ठीक है, 21 तार। इसमें डिटेल पढ़िए। इसमें लिख रहा है मत कोकिला बीड़ा में तारों की संख्या 21 मानी गई है। मत कोकिला बीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत रत्नाकर में किया गया है। बीड़ा, इस बीड़ा को महती बीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस बीड़ा में 21 तंत्रियां मतलब तार होती थी, तथा नकुल, नकुल त्रितंत्री चित्रा एवं बिम्परी, बिम्परी बीड़ाओं में इसका मुख्य स्थान था, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर पूछा जा रहा है आपसे, मियाँ अचपल किस घराने के संस्थापक। तो दिल्ली घराने के, ठीक है, आप जानते हैं दिल्ली घराने के। आप यहाँ डिटेल पढ़ लीजिए। लिख रहा है मियाँ अचपल, मियाँ अचपल दिल्ली घराने के संस्थापक माने जाते हैं। मियाँ अचपल का नाम गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन है, ठीक है। इसका विकास मुगल दरबार में हुआ। दिल्ली घराने का संबंध मुख्य रूप से सारंगियों से होने के कारण इसमें सूत, मिड, गमक, लहक आदि का कम विशेष रूप से विलंबित लय में होता है, काम विशेष रूप से विलंबित लय में होता है। दिल्ली घराने के कलाकार जैसे कौन कौन है, तो उस्ताद चांद खां, उस्ताद उस्मान खां, संगीत खां, बुद्दू खां, नसीर अहमद, जहूर अहमद, सम्मान खां, मम्मन खां, ठीक है जी। अगला 24 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है फकीर उल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। 24 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका मान कुतूहल, ठीक है जी, मान कुतूहल इसका फारसी अनुवाद है। डिटेल आप यहाँ पढ़ लीजिए। फकीरुल्लाह द्वारा लिखित राग दर्पण ग्रंथ का फारसी अनुवाद मान कुतूहल को माना जाता है, ठीक है जी। मान कुतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह तोमर ने की थी। इस ग्रंथ में अनेक रागों का लिपिबद्ध करके लिखा गया है। इसमें ध्रुपद गीतों का प्रचार भी राजा मान सिंह ने किया, प्राचीन शास्त्रीय परंपरा को नष्ट नहीं होने दिया, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें है 25 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है नगमात ए आसफी मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो फारसी में, ठीक है जी। नगमात ए आसफी ग्रंथ जो है
आपको किस में लिखा गया है, तो ये फारसी में लिखा गया है। इसका क्या हो जाएगा, फारसी में लिखा गया है। नगमात यास्पी मूल ग्रंथ फारसी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ को मोहम्मद रजा ने 1813 में लिखा। इन्होंने पूर्व प्रचलित राग रागनी पद्धति का संशोधन करके अपना नवीन मत चलाया, जिसे 6 राग 36 रागनियां मानकर उनका नए ढंग से विभाजन किया। नगमात्मे आसफी ने सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध थाट माना है। ठीक है जी, शुद्ध थाट माना गया। 26 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में सारंगदेव ने वाद्य संगीत का वर्णन किया है। तो 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका छठा अध्याय में। ठीक है जी, देखिए डिटेल पढ़िए, इसमें लिखा है, लिख रहा है संगीत रत्नाकर के छठा अध्याय में वाद्य संगीत का वर्णन किया गया है। इस वाद्य अध्याय में तत्, सुशिर, घन, अवनद आदि वाद्यों का परिचय, उनकी बनावट, शैली, गुण, दोषों आदि के आधार पर वर्णन किया गया। ठीक है जी, तो तत् आप जानते हैं तार वाला, सुशिर हवा से बजने वाला, घन धातु से बना हुआ, अवनद चमड़ा से बना हुआ, जानते हैं आप। 27 नंबर सवाल देखिए, तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से है। तो ये जाहिर सी बात है तानपुरा, तानपुरा हो जाएगा। तानपुरा में 4 तार होता है, आप जानते ही हैं। देखिए इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। तार गहन शब्द तानपुरा से संबंधित है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं, जो मध्र मध्यम, मध्र पंचम, मध्र षडज, मध्र षडज और मध्य षडज और मध्र षडज से मिलाया जाता है। तानपुरे का प्रयोग गायन में किया जाता है, तत्वाद्य यंत्र होता है ये। 28 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्वर संगति किस राग की है। किस राग की है बताइए आप। तो पम प ग म निध, तो ये जो है आपका 28 नंबर का सही उत्तर बताइए। 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग हमीर का। ठीक है, तो राग हमीर कल्याण थाट से उत्पन्न है। देखिए इसमें पढ़िए, लिख रहा है पम प गम निध हमीर राग का स्वर संगति है। हमीर कल्याण थाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी धैवत है और संवादी गंधार है। न्यास के स्वर है षडज गंधार धैवत। गायन समय इसे रात्रि का प्रथम बहर है। संप्रकृति राग है कामोद केदार। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, सही कूट को चुनिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, कथन क्या दिया है। तो कथन दे दिया है आपका, जय जयवंती परमेल परवेशक राग के रूप में माना जाता है। कारण दिया है, जय जयवंती सभी ऋतुओं में गाया अथवा बजाया जा सकता है। तो इसका सही देखिए, जय जयवंती को तो आप परमेल परवेशक मानते हैं, ये सही है, लेकिन सभी ऋतुओं में गाना ये गलत है। ठीक है जी, तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए आप यहाँ पे डिटेल। 30 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है। मंगलवाचक शब्द है प्रबंध का, बताइए। तो प्रबंध का 30 का क्या हो जाएगा जी। 30 का उत्तर बताइए आप कमेंट करके। 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेनक। क्या हो जाएगा जी, तेनक। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए डिटेल पढ़ते हैं हम। लिख रहा है, देखिए तेनक प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने गए हैं, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। ठीक है जी, स्वर, स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अतः स्वर का स्थान प्रमुख है। विरुद्ध, इसमें नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे। इसमें भगवान की स्तुति या राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द है। पद क्या था, तो पद इसमें नायक के गुणों की चर्चा की जाती है, उसकी वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन किया जाता है। देखिए तेनक क्या है, तेनक, तो इसमें इसमें ओम, त, सत्र, हरि, ब्रह्मा आदि शुभ शब्दों का तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पाठ क्या था, तो इसमें ताल वाद्यों पर बजने वाले वर्ण समूह के बारे में वर्णन था। देखिए ताल क्या है, इसमें प्रत्येक प्रबंध ताल से बद्ध रहता था तथा ताले अलग अलग या एक सी होती थी। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए।
देखिए 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी आपका ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा जी? ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा जी? बी का क्या हो जाएगा जी? बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। और सी का बताइए, तो सी का आपको बताना है, तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। और डी का क्या हो जाएगा जी? तो डी का हो जाएगा आपका 3 नंबर। देखिए अब हमें आप इसकी व्याख्या समझते हैं। देखिए कह रहा है गंधार कोमल और मत तीवर किस में लगता है? तो मुल्तानी राग में, ठीक है। और वही देखिए आपको दोनों मध्यम का प्रयोग आपको होता है मारू बिहाग में, मारू बिहाग में। उसके बाद देखिए रे शुद्ध और मत तीवर किस में लगता है? तो मधुवंती में लगता है। और वहीं रे और प वर्जित होता है किस में? तो मालकोस में। मालकोस में जो भैरवी थाट से उत्पन्न है उसमें ऋषभ और पंचम वर्जित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जी? 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 32 नंबर नाट्य शास्त्र की टीका है, नाट्य शास्त्र की कौन सा टीका है? 32 नंबर सवाल का सही बताइए। 32 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका अभिनव भारती। क्या हो जाएगा जी? अभिनव भारती। अभिनव भारती इसका टीका है, ठीक है। डिटेल पढ़ लीजिए इसका। डिटेल इसमें लिखा जा रहा है, देखिए नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव भारती को 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने लिखा, ठीक है। इस ग्रंथ में रस के संबंध में अपने मत को स्थापित किया तथा प्रमाणित किया तथा अन्य विद्वानों के रस से संबंधित मतों को इसमें शामिल किया, ठीक है। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है बहिर्गीत तथा निर्गीत शब्द किससे संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वाद्य संगीत से, ठीक है जी, वाद्य संगीत से। देखिए बहिर्गीत और निर्गीत संगीत संबंधित है वाद्य गीत से, ठीक है जी, वाद्य संगीत से। भिन्न इसमें चुनना है आपको, अलग कौन है? तो अलग कौन है आप बताइए। अलग इसमें कौन है? 34 का सही उत्तर बताइए। तो 34 का आप पढ़िए इसमें, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ये अलग। देखिए तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, तोड़ी थाट से उत्पन्न है। देखिए गोरख कल्याण, शुद्ध कल्याण का संप्रकृति है देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, ये दोनों संप्रकृति है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। इसमें जो गोरख कल्याण शुद्ध कल्याण है, देखिए गोरख कल्याण खमाज थाट का राग है, जाति इसका साडो आडव है, वादी मध्यम है और संवादी षडज है, और गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। शुद्ध कल्याण जो है कल्याण थाट का, शुद्ध कल्याण जो है कल्याण थाट का राग है, जाति इसका साडव संपूर्ण है, वादी पंचम और संवादी इसका क्या है जी? षडज। न्यास के स्वर है षडज पंचम और निषाद, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम प्रहर है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर, 35 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे? तो सही उत्तर हो जाएगा भावभट्ट, ठीक है जी, भावभट्ट। इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल इसमें लिखा गया है, डिटेल लिखा गया भावभट्ट विद्वान बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की सेवा में थे। भावभट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। इसमें श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना स्थान आदि का वर्णन किया। इसके अलावा अल्लाहित ध्रुपद और क्वाड की परिभाषा भी इसमें दिया गया, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 36 नंबर लिखा है, इसको सुमेलित करिए। तो सुमेलित 36 नंबर का करना है आपको, 36 नंबर का सुमेलित करना है आपको। इधर आपको घराना का नाम दिया है, इधर घराना है, और इधर जो है आपको संगीतज्ञों का नाम दिया है। देखिए तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 हो गया, ठीक है जी, 1 3 हो गया। उसके बाद आपका बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा जी? 4, बी का 4 हो गया। और सी का बताइए, सी का क्या होगा? तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। और डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो गया, डी का 1 हो गया। तो इसमें देखिए हस्सू हद्दू ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। और देखिए वहीं आपका
प्रसद्दु मनोहर, ये आपका है बनारस से संबंधित है। और वही रहीम सेन अमृत सेन, ये जो है आपको जयपुर से संबंधित है। ठीक है जी, जयपुर से संबंधित। और अली बख्श फतेह अली, ये किससे संबंधित है? तो आपको दूसरा पटियाला घराने से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3421। 3421 कहाँ लिखा है? तो 3421 आपका डी में दिया है। ठीक है जी, 3421 इस डी में दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिए डिटेल इसका। डिटेल इसमें लिखा जा रहा है, प्रसद्दु मनोहर बनारस घराने से, रहीम सेन अमृत सेन जयपुर घराने से, अली बख्श फतेह अली पटियाला घराने से, और हस्सू हद्दू खां ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक है, देखिए रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 37 का सही उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ। ठीक है जी, सी हो जाएगा श्रीकंठ। इनका डिटेल पढ़िए। श्रीकंठ, रस कौमुदी के लेखक श्रीकंठ है। देखिए रस कौमुदी ग्रंथ की श्रीकंठ की रचना है। इस ग्रंथ के 2 भाग और प्रत्येक भाग में 5 अध्याय हैं। प्रथम भाग में संगीत के क्रियात्मक पदों का व द्वितीय भाग में साहित्य शास्त्र की चर्चा की गई है। श्रीकंठ जी ने अपने सप्तक के 7 शुद्ध और 7 विकृत कुल 14 स्वर माने हैं। ठीक है जी, अगला 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 38 नंबर सवाल देखिए, कालानुक्रम सही बताइए। तो कालानुक्रम आपको सही बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही कालानुक्रम चुनिए, तो आंसर बी हो गया। खुदा बख्श के बाद गुलाम अब्बास, उसके बाद फयाज खान, उसके बाद शराफत हुसैन। ठीक है जी, तो आंसर ये सही है। ठीक है जी, कालानुक्रम के अनुसार ये सही है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 39 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 39 नंबर, निम्न में से कौन सा अनअभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? तो आपको बताना है 39 नंबर का सही उत्तर क्या होगा जी? 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी, बिहाग के अवरोह में धैवत और ऋषभ का प्रयोग। ठीक है जी, तो ये क्या है? अनअभ्यास मूलक और अल्पत्व है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि अनअभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण बिहाग के अवरोह में धैवत और ऋषभ का प्रयोग है। ठीक है जी, 40 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? तो आपको 40 नंबर का सही उत्तर बताना है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 40 का सही उत्तर हो जाएगा धीर शंकराभरण। ठीक है जी, धीर शंकराभरण ये बिलावल थाट के समान है। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लीजिए 40 का। बिलावल को धीर शंकराभरण कहते हैं। मेच कल्याणी को कल्याण, देखिए आप देखिए बिलावल को धीर शंकराभरण, मेच कल्याणी को कल्याण, और खमाज को हरि कंबोजी, और काफी को खरहर प्रिया कहा जाता है। ठीक है जी, दक्षिण भारत में इनका नाम है। 2 रागों का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो संकीर्ण राग। क्या कहलाता है जी? संकीर्ण राग। आंसर नहीं, ये कह रहा है कि देखिए 2 रागों का मिश्रण कहलाता है, तो छाया लग हो जाएगा। ठीक है जी, छाया लग राग हो जाएगा। 2 रागों का मिश्रण छाया लग राग कहते हैं। जिन रागों में अन्य रागों की छाया पड़ती है उन्हें छाया लग राग कहते हैं, जैसे तिलक, कामोद, छाया नटादि। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, कौन अलग है इसमें चुनना है आपको। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 42 का सही उत्तर हो जाएगा नौहार। देखिए नौहार अलग है, इसमें पढ़िए डिटेल इसका। डिटेल लिखा जा रहा है कि नौहार इन तीनों से भिन्न है। मगधी, अर्धमागधी, संभाविता, ये गीतियों के प्रकार में आते हैं। भरत मुनि ने गीतियों के 4 प्रकार माने हैं, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्र, प्र, प्रथुता। भरत मुनि ने इनके अतिरिक्त चतुसदाती नामक गीति का एक विशिष्ट प्रकार भी माना है। उन्होंने चतुष्पदा गीत को स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त माना है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 43 नंबर, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में किया? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में। ठीक है जी,
ब्रजभाषा में। देखिए इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल लिखा गया है यहाँ पे। तानसेन ने ध्रुपद की रचना ब्रजभाषा में किया। तानसेन ध्रुपद के गोबरहार बाणी के प्रवर्तक थे। देखिए ध्रुपद की बाणियाँ अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई मानी जाती है। इसे गौरारी बाणी भी कहा जाता है, जिसे तानसेन ने ध्रुपद में शुद्ध बाणी कहा है। इसे राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इसे राजा की उपाधि दी जाती है। 44 नंबर सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल लिख रहा है, कथन दिया है। कथन इसमें दिया गया है, भारतीय संगीत में दो स्वर संवाद षडज पंचम और षडज मध्यम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण दिया है, षडज पंचम के मध्य 14 श्रुतियां और षडज मध्यम के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर है। तो इसमें आपको बताना है 44 का सही उत्तर बताइए। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 44 का सही उत्तर बताइए। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ दिया है लोक नृत्य, एक तरफ दिया है आपका राज्य। ठीक है जी, तो इसमें से कजरी तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, और बंगाल में आपका क्या हो जाएगा जी, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का क्या होगा जी। तो 45 का हो जाएगा 1 का 3। 1 का 3 मतलब आपका पंजाब में हीर। ठीक है जी, और एक का 1 का 3 हो गया, बी का हो जाएगा 4 मतलब आपका राजस्थान में माड, राजस्थान में माड नृत्य होता है। और उसके बाद जो है आपका सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कजरी और बंगाल में हो जाएगा बाउल। ठीक है जी, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है जी, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 2। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ दिया है, तो 3 4 2 1 आपका दिया है डी में। ठीक है, 3 4 2 1 कहाँ दिया है, 3 4 2 1 दिया है आपका डी में। डी आंसर हो जाएगा। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए उसके बाद हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, 46 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, संगीत रत्नाकर की टीका किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका जानते हैं सिंह भूपाल के द्वारा। तो डिटेल पढ़ लीजिए। संगीत रत्नाकर की टीका सिंह भूपाल द्वारा लिखा गया है। सिंह भूपाल के द्वारा लिखा गया। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर 14वीं शताब्दी में संगीत सुधाकर नाम से इस पर टीका किया था। ठीक है जी, देखिए निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो तुम्बा, घुड़च, पर्दा, रीड। तो आपका देखिए ये तुम्बा हो गया, घुड़च हो गया, ये आपका पर्दा हो गया। सितार के पार्ट है लेकिन रीड जो है हारमोनियम का है। ठीक है जी, तो रीड देखिए, रीड आपका अलग है। 48 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध निबद्ध और अनिबद्ध का वर्णन किया गया है। तो आप बता दिए। 48 का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी, 48 का सही उत्तर होगा आपका डी, प्रबंध अध्याय में। ठीक है जी, प्रबंध अध्याय में। डिटेल पढ़ लीजिए आप इधर देखिए, लिखिए डिटेल लिखा है, संगीत रत्नाकर के चौथे अध्याय प्रबंध अध्याय से संबंधित है। इसमें निबद्ध अनिबद्ध गान का वर्णन किया गया है। इसमें प्रबंध के 75 प्रकार का वर्णन किया गया है। ठीक है जी, 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 49 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्न में से भिन्न को चुनिए। अलग कौन है, प्रसन्न आदि, प्रसन्नता, पौरवी और प्रसन्न मध्य। तो इसमें भिन्न चुनिए। तो भिन्न हो जाएगा आपका सी, पौरवी। देखिए डिटेल पढ़िए इसका, डिटेल इसमें लिखा गया है, डिटेल हम इसका पढ़ रहे हैं। पौरवी मूर्छना का एक प्रकार है। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ मोह, समुच्छाय मतलब उभार, चमकना या व्यक्त। महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा। मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी गई है, परंतु इसके रूपों में 2 मत पाए गए हैं। पहले मत के अनुसार मूर्छनाओं के 4 प्रकार हैं, पूर्णा, षड्वा, औड्विता, साधारणी। दूसरे मत के अनुसार मूर्छना के 4 प्रकार बताए गए हैं, शुद्धा, अंतर संहिता,
काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। ठीक है जी। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर, आर्सव, आर्सव नाम क्या है? तो आर्सव नाम बताइए, 50 का सही उत्तर बताइए। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जाति का। आर्सव क्या है? जाति का नाम है। डिटेल पढ़िए इसमें, डिटेल इसमें पढ़िए, लिखा है आर्सव जाति का एक प्रकार माना जाता है। शुद्ध जाति की संख्या 7 मानी जाती है। इनके नाम इस प्रकार हैं। तो साडजी, आर्सभी, गंधारी, मध्यई, पंचमी, धैवती और निषादी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में हम 51 से करेंगे। ठीक है जी। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।